सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 10th ज्योग्राफी की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन खनिज और ऊर्जा संसाधन पर चल रहे थे। अब तक हमने लौह धातुओं के बारे में जाना कि लौह धातुएं किस राज्य में पाई जाती हैं। आज हम अलोह जो हमारे खनिज हैं उनके बारे में इस भाग में चर्चा करेंगे। अलोह खनिज में देखिए आपके पेट्रोल, कोयला, गैस, सौर ऊर्जा वो सब आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। चलिए इस भाग में हम कोयले के बारे में जानेंगे कि कोयला हमें कैसे प्राप्त होता है। ये खाद्यान्न का दृश्य आपको दिखाया गया है कि खाद्यान्नों में इस तरह से मशीनें लगाकर कोयला निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं कोयला क्या। भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए कोयला सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। संपीड़न की मात्रा, गहराई और समय के अनुसार कोयला 3 प्रकार का। तो ये अगर आपसे MCQ आ जाए कि संपीड़न की मात्रा और गहराई के अनुसार कोयला कितने प्रकार का, तो आपका आंसर है 3। कौन सा? लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। लिग्नाइट क्या होता है? देखिए भूरे रंग का है, ठीक है जी, भूरे रंग का है और निम्न दर्जे का होता है ये। लिग्नाइट मुलायम होता है और इसमें नमी भी अधिक होती है। तमिलनाडु के नवेली में लिग्नाइट के मुख्य भंडार हैं। अगर आपसे पूछा जाए लिग्नाइट कहाँ होता है तो तमिलनाडु के नवेली में। इसका इस्तेमाल बिजली के उत्पादन में होता है। अब हम देखते हैं बिटुमिनस। इस प्रकार के कोयले का निर्माण उच्च तापमान और अधिक गहराई में दबने के कारण होता है। इसका वाणिज्यिक इस्तेमाल होता है, मतलब फैक्ट्रियों में इस लोहे को प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए एंथ्रेसाइट कोयला। यह सख्त और सबसे अच्छे ग्रेड का कोयला होता है। भारत में पाए जाने वाला कोयला 2 मुख्य भूगर्भीय युगों की चट्टानों की परतों में मिलता है। सबसे पहला गोंडवाना कोयले का निर्माण 20 करोड़ साल पहले हुआ था। गोंडवाना कोयला जो है उसका मुख्य स्रोत क्या है? दामोदर घाटी। और इस क्षेत्र में झारिया, रानीगंज, बोकारो में कोयले की खानें हैं। ठीक है जी। जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो एंथ्रासाइट, और ये हमें कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना कोयला है। गोंडवाना की एक मुख्य स्रोत है दामोदर घाटी, और ये झारिया, रानीगंज, बोकारो में इसकी खाद्यान्नें हैं। चलिए आगे देखते हैं पेट्रोल। देखिए पेट्रोल जो है उससे आपकी रोज़मर्रा की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। देखिए अगर पेट्रोल नहीं होगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में, माल पहुंचाने में देखिए कितनी परेशानी होगी। कोयले के बाद पेट्रोलियम भारत का मुख्य ऊर्जा संसाधन है। ऊर्जा के रूप में पेट्रोलियम उत्पाद कच्चे माल के रूप में कई उद्योगों में प्रयोग होता है, जैसे प्लास्टिक, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल आदि। भारत में पाए जाने वाला पेट्रोलियम टर्शियरी चट्टानों की अपनति और भ्रंश के ट्रैप में पाया जाता है। देखिए बॉम्बे हाई के में भारत का 63% पेट्रोलियम निकाला जाता है। 18% जो है वो गुजरात से, और 13% असम से आता है। अंकलेश्वर में गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण जो है तेल क्षेत्र है। तो देखिए अब हमने ये जाना कि जो मुंबई हाई है वहाँ पर 63% पेट्रोल निकालते हैं, 18% गुजरात से और 13% असम से। चलिए आगे चलते हैं, इससे देखते हैं प्राकृतिक गैस। देखिए प्राकृतिक गैस या तो पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है और कई जगह अकेले भी पाई जाती है। इसका इस्तेमाल ईंधन,
कच्चे माल के तौर पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के बहुत बड़े भंडार की खोज की गई है। इसके अलावा खंबात की खाड़ी, मुंबई हाई, अंडमान निकोबार में भी प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन में खाद उर्वरक औद्योगिक क्षेत्रों को एक 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जोड़ा गया है। देखिए, मुंबई हाई कृष्णा गोदावरी बेसिन को उत्तर भारत के खाद उर्वरक क्षेत्रों को एक 1700 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन से जोड़ा गया है, जहां से इन्हें गैस सप्लाई की जाती है ताकि वो उर्वरक और बिजली के इस्तेमाल में उसका प्रयोग किया जा सके। चलिए आगे देखते हैं। बिजली, जिसे हम विद्युत भी कहते हैं, इसके दो तरीके हैं, एक तो पन बिजली और दूसरा थर्मल पावर। एक तरीका जो है उससे बहते पानी में टरबाइन चलाकर बिजली पैदा की जाती है और दूसरे तरीके में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके भाप बनाई जाती है और भाप से टरबाइन चलाया जाता है, फिर उससे बिजली पैदा होती है। देश में पन बिजली मुख्य उत्पादक जो स्थान है वो है आपका बांकड़ा नंगर, दामोदर वैली, कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट। वर्तमान में भारत में 300 से अधिक थर्मल पावर स्टेशन है। तो ये चीज़ें आपको एमसीक्यू के लिए याद करनी कि विद्युत दो तरीकों से उत्पन्न होती है, पन बिजली और थर्मल पावर, और भारत में 300 से अधिक थर्मल पावर स्टेशन है। चलिए अब हम देख लेते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। इसमें क्या आता है, देखिए आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय, बायोगैस, ज्वारीय, तरंग ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा इसमें शामिल किए जाते हैं। नवीकरणीय योग्य मतलब जो आपने सौर ऊर्जा आज बनाई उसे यूज़ कर लिया, कल फिर सूरज निकलेगा, फिर बिजली पैदा होगी, आप उससे यूज़ करेंगे, तो ये ना ख़त्म होने वाला एक स्रोत है। देश में गैर परंपरागत ऊर्जा की क्षमता 2019 तक 80,633 मेगावाट हो गई है और ये कुल क्षमता का 22% उत्पादन करती है। चलिए सौर ऊर्जा के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल कह सकते हैं। क्योंकि सौर ऊर्जा देखिए नवीकरणीय योग्य संसाधन है। सबसे अधिक जो बेहतर दशाएं हैं वो राजस्थान में इसकी। राजस्थान में देखिए गर्मी ज़्यादा होती है, सूर्य की किरणें दिन भर चमकती हैं, तो उससे सौर ऊर्जा अधिक मात्रा में पैदा की जा सकती है। सौर ऊर्जा दो रूप से होती है, एक तो सूर्य के सीधे सूर्य की ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित, दूसरा सौर ताप को भाप में परिवर्तित करके भी हम ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए अब और कुछ अच्छी चीज़ें जान लेते हैं कि कैसे ऊर्जा बनाई जाती है। पवन चक्की देखिए, इसे हम पवन ऊर्जा भी कहते हैं। पवन के निरंतर प्रवाह के कारण गतिज ऊर्जा पाई जाती है। यह गैर परंपरागत स्रोत है। पवन ऊर्जा के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। शीर्ष स्थान पर देखिए कौन है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी, और चौथे पे भारत, इंडिया। चलिए सबसे अधिक जो पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है वो है तमिलनाडु में। तो देखिए आपके कितने सारे एमसीक्यू इसी उसमें तैयार होते जा रहे हैं। देश के तटीय राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास में पर्याप्त संभावना है। तटीय क्षेत्रों में भी पवन ऊर्जा की संभावना इसलिए क्योंकि वहाँ निरंतर रूप से हवा चलती रहती है। तो जो भारत के मुख्य राज्य हैं गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर पवन ऊर्जा के स्रोत सबसे अधिक है, लेकिन जो सबसे अग्रणी राज्य है वो है तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं बायोगैस। बायोगैस क्या होता है, देखिए जितनी भी झाड़ियाँ
कृषि का बचा हुआ अपशिष्ट है, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के प्रयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से जो गैस उत्पन्न होती है, जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलो, चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब इसमें जो तपिश है वो अधिक पाई जाती है बायोगैस में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।